गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज आप लोगों को मेंसुरेशन पढ़ाते हैं। ठीक है बेटा, मेंसुरेशन को हिंदी में कहते हैं क्षेत्रमिति। क्या कहते हैं? क्षेत्रमिति। ठीक है, क्षेत्रमिति में आपको दो तरह की आकृति मिलेंगी, दो तरह की आकृतियां मिलती हैं। एक आकृति ऐसी होती है जिसमें दो बीमाएं होती हैं और एक आकृति ऐसी होती है जिसमें तीन बीमाएं होती हैं। अब समझना यह है कि दो बीमा और तीन बीमा क्या है ना? ध्यान से समझते हैं। देखिए, जैसे दो बीमा का मतलब कि ये ऐसे, ये दो बीमाएं होंगी, दो कोना होगा, बस इसी तरह से दो भुजाओं, एक बिंदु पर दो भुजाएं बस मिलेंगी। एक बिंदु पर कितने भुजाएं मिलेंगी? दो भुजाएं मिलेंगे। अब इस तरह की आकृति बनने वाले में क्या क्या होता है? द्विविमीय आकृति क्या होती है? जैसे देखो त्रिभुज, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को हम लोग कहेंगे द्विविमीय आकृति। अब आप कहेंगे कि इसमें बीमा तो तीन लग रही है, भुजाएं तो तीन लग रही है, तो क्यों नहीं इसको तीन कह रहा? नहीं, ये मैंने बताया कि जो आकृति है इसके एक सिरे पर कितने वो मिलेंगे? दो, अधिकतम दो भुजाएं ही मिल सकती हैं। बात समझा रही है? इस तरह की आकृति को क्या कहेंगे हम? द्विविमीय आकृति कहेंगे। ये है, फिर इसके बाद ये आपका आयत है, त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है। ठीक, ये सब आकृति द्विविमीय आकृति कहलाती है। क्या कहलाएंगे बेटा? द्विविमीय आकृति कहलाएंगे। टू डायमेंशनल व्यू, टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ये है इसकी। अब आप इसको कह सकते हो द्विविमीय, कह सकते हो। क्या कह सकते हो? द्विविमीय आकृति। ठीक, अब हमको ये समझना है मेन चीज कि ये द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति में अंतर क्या है। त्रिविमीय आकृति में मैंने बताया कि आपको एक ही उस पे, एक ही बिंदु पर ये तीन भुजाएं मिलती हैं। एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक भुजा ये। ऐसा कहाँ मिलता है? ऐसा कौन सा ऐसा मतलब है स्ट्रक्चर? देखिए, जब हम क्या पढ़ते हैं? घनाभ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? घन और घनाभ। ये घन है, इस तरीके से देखिए, देखिए एक बिंदु है ना, ये वाला एक बिंदु, एक भुजा इधर की तरफ, एक भुजा इधर की तरफ और एक भुजा इधर की तरफ। तीन बीमा है कि नहीं? एक ही बिंदु पर कितने बीमा सटी हुई है? तीन। तो इसका मतलब यह है कि यह कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति है। तो इस तरह की आकृति जो भी होंगी उसका हम आयतन निकाल सकते हैं, लेकिन इन द्विविमीय आकृतियों का आयतन कभी भी नहीं निकाल सकते हैं। इनका परिमाप निकाल सकते हैं, इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं बताइए? इनका क्या निकाल सकते हैं? परिमाप निकाल सकते हैं बेटा। और क्या निकाल सकते हैं? प्लस क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन इनका आयतन नहीं निकाल सकते। ठीक है, घन है, घनाभ की आकृति बना लीजिए, थोड़ा जैसे ईंट की जो आकृति होती है ईंट की तरह से, उसको समझ लीजिए। ये घनाभ की आकृति हो गई। आप बेलन पढ़े होंगे, जिसको इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं, है ना? ये क्या है? आपका बेलन है। ये त्रिविमीय आकृति है। ठीक, इसके बाद गोला, गोला ऐसे होता है, ऐसे स्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्फीयर। ऐसे, ये क्या आपका? गोला है। इस तरह के जो आकृति है शंकु है, ये शंकु बनता है ऐसे करके, ये शंकु है। ठीक है, शंकु को इंग्लिश में हम लोग कोन कहते हैं। ठीक, तो घन है, घनाभ है, बेलन है, गोला है, शंकु है। ये कैसी आकृति है बेटा? त्रिविमीय आकृति है। कैसी आकृति है? त्रिविमीय आकृति है। ये ध्यान से समझते रहिएगा, ठीक ना? त्रिविमीय आकृति है। इनका क्या निकाला जा सकता है? परिमाप भी निकाला जा सकता है। परिमाप का मतलब कि सभी भुजाओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, परिमाप में यही होगा, भुजाओं का जोड़ना होगा। इसके बाद इनका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, पृष्ठों का क्षेत्रफल, और प्लस आयतन भी निकाल सकते हो। लेकिन इसमें आयतन नहीं होता है। द्विविमीय आकृति में क्या होता है? आयतन नहीं होता, उसका वॉल्यूम नहीं निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकाल नहीं पाएंगे, लेकिन इसका वॉल्यूम निकाल पाएंगे। बात समझ आ रही है? तो आपको ये समझ में पहले आना चाहिए कि कौन सी आकृति द्विविमीय है और कौन सी आकृति आपकी त्रिविमीय है। तो कौन सा? ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है और सर्कल है।
मतलब कि त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है, पंचभुज, षट्भुज ऐसे जो भी आएंगे वो सब द्विविमीय आकृति आएंगी। इनका सिर्फ परिमाप निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। बोर्ड पे सभी लोग देखें। इसके बाद ये कैसी आकृति है, ये आकृति आपकी कैसी है, त्रिविमी है। त्रिविमी को इंग्लिश में कहते हैं थ्री डायमेंशनल। क्या कहते हैं, थ्री डायमेंशनल। और दो वाले को क्या कहते हैं, टू डायमेंशनल कहते हैं। ठीक है, अब हम आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताते हैं कि त्रिभुज कैसे होगा। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं, भुजा। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं, जो बिंदु मिल रहा है ना, इसको शीर्ष कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक त्रिभुज के अंदर तीन भुजाएं होंगी। ध्यान से समझिए, तीन भुजाएं होंगी, तीन शीर्ष होंगे और तीन कोण होंगे, है ना। अगर आपसे कोई पूछ दे कि नहीं त्रिभुज की परिभाषा बताइए, तो कहेंगे कि तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है, त्रिभुज कहलाता है। या तीन भुजाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है, त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब त्रिभुज कई तरीके के होते हैं। त्रिभुज को इन भुजाओं के आधार पर भी और इनके कोणों के आधार पर भी बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है, त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर भी बांटा गया और कोणों के आधार पर भी बांटा गया। पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया है। भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण, त्रिभुज का वर्गीकरण। पहले तो हम समझ पाए कि त्रिभुज के भुजाओं के आधार पर इसको कई भागों में बांटा गया है। तो भुजाओं के आधार पर भी इसे तीन भागों में बांटा गया है और कोणों के आधार पर भी इसे तीन भागों में बांटा गया है। देखो तीन भुजाएं हैं कि नहीं, तीन भुजाएं ना, इसलिए इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन में सबसे पहला जो पढ़ाते हैं हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या बोलते हैं इसको, इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब तीनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। देखो इसकी परिभाषा बेटा, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है, समबाहु। सम का मतलब समान, और बाहु का मतलब कि भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती है। मतलब ये भुजा भी ए और ये भी ए और ये भी ए, तीनों भुजाएं ए होंगे। मतलब कि अगर ए माने चाहिए एक्स माने कोई नाम दे सकते हैं, मतलब जो एक होगी वो उतने ही बराबर ये तीनों होंगे। ठीक है, तो तब जाकर के इनका परिमाप क्या बनेगा। अब यहीं पे सब कुछ सीखते चले। परिमाप, कौन से परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु, चलो ऐसे मैं सिंबल दे देता हूं, समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होगा, ए। देखो ध्यान से समझिए, तीनों भुजाओं का योग होता है। किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग होता है। तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, अर्थात जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3a हो जाएगा। तो अब इतना न करके हमको बस इतना समझ लेना होगा कि किसी भी समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो कितना होगा, 3a होगा। कितना होगा, समझ पा रहे हैं कैसे होगा, ये ए मतलब तीनों भुजाओं को जब जोड़ेंगे तो 3a हो जाएगा। ठीक है बेटा, पहला फार्मूला इसका। दूसरा फार्मूला इसका है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो इसके लिए एक सूत्र बना है, करनी में 3/4 a स्क्वायर, करनी में 3/4 a स्क्वायर। मतलब ये बना हुआ सूत्र है, बनाया गया सूत्र है, आप इसे याद कर लीजिए। करनी में 3 ऊपर होगा, 4 नीचे होगा और a स्क्वायर होगा। अगर इसका पूरे का क्षेत्रफल हमको निकालना होगा तो इसी सूत्र के हिसाब से हम इसे क्या कर सकते हैं, जैसे सपोज दैट मैं इसी पर एक उदाहरण समझा देता हूं। मान लीजिए कि आपका कोई ये भुजा है, मान लीजिए आपका 5 है, भुजा कितनी है, 5। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, करनी में 3/4 और ये 5 गुणे कितना हो जाएगा, 5। तो करनी में 3/4 और ये 5 में कितना हो जाएगा, 25। तो आप इसको लिख सकते हैं 25 करनी में 3 और बटा में कितना हो गया, 4। ये हो गया आपका क्षेत्रफल। ठीक है, इस तरीके से हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको परिमाप और क्षेत्रफल इसका हो गया। ठीक है, फॉर्मूला देख लीजिए, इसका है शीर्ष लंब। शीर्ष लंब कहते हैं इसको, ठीक है ना।
इस केंद्र मतलब यहाँ से शीर्ष से यहाँ तक मिलाने वाली जो भुजा होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, शीर्षलंब कहते हैं। और शीर्षलंब बराबर कितना होता है, करनी में 3/2 और a होता है। ये 3 सूत्र बेटा आपको याद करने होंगे, ये तीनों सूत्र याद रहेंगे तो कभी भी इस तरीके के कोई क्वेश्चन अगर आते हैं तो फिर हो जाएंगे। ठीक है, पहले आपको हम बताएं किस तरीके से फार्मूले बनते हैं, फिर इसके बाद इसका होगा 2-3 पार्ट में बनेगा मेंसुरेशन का फार्मूला। देखिए दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं, आइसोस्केलन बोलते हैं। देखो एक भुजा ये, एक भुजा ये, दोनों ए है और ये भुजा क्या है बी, मतलब ये अलग है, मतलब दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। तो सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो और बाहु का मतलब होता है भुजा। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। इसमें तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसमें सिर्फ क्या भुजा बराबर होंगी, सिर्फ दो भुजा बराबर होंगे। तो ऐसे त्रिभुज को हम लोग क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे बेटा। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमें ये देखना है कि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अगर आपसे पूछ दिया जाएगा कि परिमाप बताइए तो आप अपने हिसाब से बना लीजिए परिमाप। परिमाप का मतलब होगा a प्लस b, अर्थात क्या होगा 2a प्लस b। आप खुद समझ सकते हैं कि 2a और प्लस क्या हो गया b। इसके बाद क्या निकालना होगा, क्षेत्रफल निकालना होगा। क्षेत्रफल क्या होगा अब इसका सूत्र ये मान ली ऊंचाई है इसमें, ठीक है, 1/2 गुणे आधार। ये देख लो आधार। एक बात और आपको कहते हैं, जैसे मान लीजिए ऊंचाई किसी भी त्रिभुज में दे रखा होगा 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ये इसका सूत्र है। ये अगर ऊंचाई दे रखा है तब, और अगर नहीं दे रखा है तो यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी से निकालते हैं। एक तो सूत्र, एक तो इस तरह से निकाल लेते हैं, और दूसरा एक हीरोन सूत्र होता है जिसको हम लोग कहते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं। इस सूत्र का नाम है हीरोन सूत्र। क्या नाम है, हीरोन सूत्र। ठीक है, इसको हीरोन सूत्र कहते हैं। ये किसी पे भी काम कर जाता है, ये सब पे है, चाहे वो समद्विबाहु त्रिभुज हो, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, सारे सूत्रों पर ये काम कर जाता है। मास्टर है ये, सभी के पर काम करेगा ये सब। ये अगर आपको सूत्र याद हो जाए, जिसमें s बराबर क्या होता है बेटा, s को कहते हैं अर्ध परिमाप। हिंदी में क्या कहते हैं, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप s बराबर a प्लस b प्लस c और बटा में 2। ठीक है, जब ये निकाल लेंगे फिर इसमें मान क्या कर देंगे, भर देंगे। और तीसरे नंबर पे बात आती है बेटा समद्विबाहु के बाद विषम बाहु त्रिभुज। कौन सी त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना, स्केलन कहते हैं इसको, ट्रायंगल। अब इसमें क्या होता है, विषम बाहु त्रिभुज में आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा आपस में बराबर न हो। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भुजा भी आपस में बराबर न हो, कोई भुजा नहीं बराबर होती है। ये ए है, ये बी है और ये क्या है, सी है। कोई भुजा किसी के बराबर नहीं होती है। और यदि इसमें ऊंचाई दे रखा है तब तो ठीक है ना। तो अगर ऊंचाई, इसका परिमाप कितना हो जाएगा बेटा, परिमाप बराबर, परिमाप समझते हो ना, पैरामीटर। परिमाप को पैरामीटर कहते हैं। ये ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालना होगा तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये आधार हो जाएगी ये वाली, और ये वाली क्या हो जाएगी, h ऊंचाई होगी। और अगर ये h नहीं दिया गया है तब आपके लिए वही वाला फार्मूला निकलेंगे, कौन सा, हीरोन वाला, है ना। क्या होगा बताइए, सबसे पहले s रहेगा, फिर कोष्ठ में s माइनस ए पहली भुजा, s माइनस बी दूसरी भुजा, s माइनस सी तीसरी भुजा। ठीक है ना, इसको कहते हैं हीरोन सूत्र। ये सब पे काम करता है बेटा, ये रहा हीरोन सूत्र। तो अभी आपने ये पढ़ा कि नहीं, एक त्रिभुज को भुजाओं के आधार पर कैसे बांटा गया है। ठीक है, अब आप पढ़ेंगे कि कोणों के आधार पर इन्हें कैसे बांटा गया है। ठीक, देखिए बेटा, कोणों के आधार पर हम बात करें तो कोणों के आधार पर बात करेंगे तो सबसे पहला न्यून कोण त्रिभुज की बात करेंगे। किसमें करेंगे, न्यून कोण के त्रिभुज में। अच्छा, न्यून कोण त्रिभुज क्या होगा, ऐसा कोण, ऐसा त्रिभुज जिसमें सभी कोण कैसे हो, न्यून कोण हो। न्यून का मतलब समझते हो, 90 अंश से क्या हो, छोटा हो। जैसे मान लीजिए कि ये 60 अंश 60 अंश 60 अंश है, तो सब 90 से छोटे है ना, इसमें सभी कोण 90 से छोटे हैं, इसको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। हो सकता है कोई इस तरह से बन जाए, मान लीजिए ऐसे बन जाए कि ये 30 हो जाए,
और ये 70 हो जाए, बात समझ आ रही है? तो 70 3 कितना हुआ, और 100 हो गया, और ये मान लीजिए कितना हो गया 80। सभी क्या 90 से छोटे हैं कि नहीं? तो सभी 90 से छोटे हैं, तो इसका मतलब इनको न्यून कोण त्रिभुज कहेंगे। ऐसा त्रिभुज जिसके सभी कोण कितने अंश से छोटे हो, 90 अंश से छोटे हो, क्या कहलाते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। बात समझ आ रही है? बस हमें पहचानना है कि किसको क्या कहेंगे। इसको कहते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। और एक आपका होता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यही आपका सबसे काम का होता है, समकोण त्रिभुज। इसको कहते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, इसी पर काम बहुत सारा मिलता है। राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक कोण कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का। बाकी कोई कुछ भी हो, मान लीजिए एक 90 का हो गया, एक 30 का हो गया, तो एक कितने का होगा? 60 का हो जाएगा। बात समझा रहे हैं? 60 30 90 और 90 180 अंश। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितने अंश का हो? 90 अंश का हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसको इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बोलेंगे बेटा? राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है। और एक तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या है? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण क्या हो? 90 अंश से क्या हो जाए? अधिक हो जाए। 90 अंश से अधिक होने का मतलब समझ रहे हो? जैसे 90 अंश से अधिक हो जाने का मतलब कि ये 120 अंश हो गया। कितना हो गया? 120। 90 से तो बड़ा ही है ना, तो 120 हो जाएगा। और ये 60 कर लो, कितना हो जाएगा? 60 में मत करो, ये कर लो तुम्हारा 40 कर लो, तो ये 60 हो जाएगा, और इसको 20 कर लो। ठीक है, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों कोणों का मान कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए ना। तो ये कितना हो जाएगा? 120 और 20 कितना हो गया? 140, और 40 कितना हो गया? 80 हो गया। 180। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो? अधिक कोण हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। एक कोण ऐसा हो जिसमें एक त्रिभुज का ऐसा कोण जो 90 अंश का हो, उसमें ऐसा होता है। सिर्फ इसी में आपको पाइथागोरस पढ़ना पड़ता है। इसी में आपको क्या पढ़ना पड़ता है? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय इसी में पढ़ना पड़ता है। क्या है पाइथागोरस प्रमेय? नीचे वाले को आधार कहते हैं, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग और धन आधार का वर्ग। लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। सिर्फ कर्ण बराबर क्या होगा? ऐसे करके ये पाइथागोरस प्रमेय में ही होता है। ठीक ना? बाकी इसी तरह से सारा निकल जाएगा। इस तरीके से पहले आप लोग आज फार्मूले को पहले पढ़ेंगे, फिर कल इसके जितने भी त्रिभुज के सवाल होंगे उसको हम कल पार्ट 2 में डालेंगे। पहले ट्राइंगल में रहेगा, मेंसुरेशन में सबसे पहला ये ट्राइंगल चल रहा है। ठीक है, अगला क्लास कल।